हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि राउट्स लॉ क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं और उसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे। राउट्स लॉ पे जाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि राउट्स लॉ किस केस में एप्लीकेबल होता है। जैसे हमने हेनरी लॉ देखा था। हेनरी लॉ में हमने ये देखा था कि जब भी कोई सॉल्यूशन के ऊपर गैसियस फेज रहता है, ठीक है, लिक्विड के ऊपर गैसियस फेज रहता है, तो उस केस में हम हेनरी लॉ यूज़ करते हैं, क्योंकि हेनरी लॉ ये बताता है कि जो भी प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के। और हेनरी ने अपना लॉ दिया था कि P इज इक्वल टू के एच एक्स। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को इंडिकेट कर रहे हैं P से। के एच यहाँ पे क्या हो गया, हेनरीज कांस्टेंट, और ये जो x है वो डिनोट कर रहा है किसको, मोल फ्रैक्शन को। अब हम ये देखते हैं कि अगर लिक्विड हमारा वोलेटाइल हो जाए तो क्या होता है, यानी कि हम दो केस में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन कब बनता है। जब भी लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें सोलवेंट क्या रहेगा हमारा, सोलवेंट मतलब जो एक्सेस में रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा लिक्विड रहेगा। और उसके अंदर जो डिजोल्व कर रहे हैं वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। फाइनली जो फेज होगी वो लिक्विड फेज ही बनेगी, मतलब सोलवेंट ही डिसाइड करता है लास्ट में कि सॉल्यूशन कौन से फेज का होगा। तो जो सोलवेंट का फेज होगा वही सॉल्यूशन का फेज होगा, ठीक है। तो जनरली लिक्विड क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। सॉलिड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वोलेटाइल का मतलब होता है जो अपने आप इवोपरेट होते रहते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कपूर की जो गोलियां होती हैं, कैम्फर की जो गोलियां होती हैं, उनको हम रख देते हैं तो धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, ख़त्म होती रहती है, उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। जैसे हम पेट्रोल कह देते हैं तो पेट्रोल भी क्या होता है, इसी तरह से वोलेटाइल होता है। चलिए अब हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि हमने बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही स्टडी करते हैं, तो आज के इस टॉपिक में हम करेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे और सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम ये कवर करेंगे लिक्विड इन लिक्विड फेज को, ठीक है। अब हमने ये कंसिडर कर ही लिया है कि हमारा लिक्विड क्या है, वोलेटाइल। तो अब हम देखेंगे कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, जिस तरह से देख रहे हैं। इस कंटेनर में हमने दो अलग अलग लिक्विड को फिलअप किया है। एक लिक्विड को मैंने इंडिकेट किया है रेड कलर से और दूसरे को इंडिकेट किया है मैंने ब्लू कलर से, जैसा कि दिख रहा होगा। अब मुझे पता है कि इन ये जो लिक्विड्स हैं ये क्या है, वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल का मतलब ये इवोपोरेट होंगे, और ये जो कंटेनर है ये क्लोज्ड कंटेनर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इवोपोरेट हो रहे हैं तो उनके गैसियस मोलिक्यूल इस कंटेनर को छोड़ के नहीं जा सकते, मतलब ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो फेज़ बन गए हैं। दो फेज़ का मतलब ये जो फेज़ है लोअर वाले हिस्से में क्या है, लिक्विड है, लिक्विड फेज़ है। और ये जो ऊपर वाला फेज़ है वहाँ पे कौन सा फेज़ है, गैसियस फेज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो फेज़ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं जो हमारा लिक्विड वन है, जो भी लिक्विड होगा उसको हम कहेंगे कंपोनेंट वन, और जो लिक्विड सेकंड है उसको हम कहेंगे कंपोनेंट टू से हम इसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है, हमारे सहूलियत के लिए। तो जैसा कि हमने बताया कि ये क्लोज कंटेनर है, तो इसके अंदर ये एक, जब ये इवोपरेट होते रहेंगे और ये गैस मोलिक्यूल यहाँ बनते रहेंगे, और ऐसा भी है कि गैस मोलिक्यूल इसमें वापस से डिजोल्व होते रहते हैं। तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है जब इनका रेट और इनका रेट, यानी कि सॉल्यूशन में जो वेपर्स बनने का फेज है और जो वेपर्स में से लिक्विड में जाने का फेज, वो रेट है, वो दोनों बराबर हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसके दौरान यहाँ इस कंटेनर में क्या हो जाएगा, ये स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें ये देखना चाहते हैं कि वेपर प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन फेज का भी और वेपर फेज का भी। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया था कि P1 हमारा क्या रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि ये जो P1 है यहाँ पे पार्शियल दिखा रहे हैं, ठीक है, ये प्योर नहीं है। अभी मैं आगे चल के थोड़ा डिस्कस करूँगा इसके ऊपर कि P2 जो होगा वो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट।
उसी तरीके से पी टोटल यानी कि यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर कितना है तो वो उसको हम डिनोट करेंगे पी टी से। फिर ये जो x1 है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, यानी कि जहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है उसका मतलब कंपोनेंट 1 की ही बात चल रही है। जैसे यहाँ पे x2 है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 2 कंपोनेंट का जो लिक्विड है उसी के बारे में, उसी का मोल फ्रैक्शन की चर्चा हो रही है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकेंड, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ से एक रिलेशन चाहिए जो हमें ये बता सके कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में, यानी कि हम सीधा सीधा कहें तो हमें वेपर प्रेशर जानना है। तो इस वेपर प्रेशर को जानने में हेल्प की थी सबसे पहले फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था मार्टे रोल्ड, पूरा नाम था फ्रांकोइस मार्टे रोल्ड, ठीक है। उन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में, और उसी को हम क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, सबसे पहले हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि वो लिक्विड कैसा होगा, वोलेटाइल लिक्विड होंगे। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो वेपर प्रेशर होगा पार्शियल वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। जैसे कंपोनेंट 1 की बात करूँ तो ये मेरा P1 है, तो P1 क्या है, मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो क्या है P01। अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, जहाँ पर भी आपको P01 या P02 दिखाई दे इसका मतलब होता है उसका प्योर वेपर प्रेशर है वो, ठीक है। मतलब देखिए ये मेरे पास क्या है, एकदम प्योर क्या है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड 1 है, ठीक है, कंपोनेंट 1 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा तो वो प्योर होगा क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा लिक्विड नहीं है, इसीलिए इस प्योर वेपर प्रेशर को हम P0 से इंडिकेट करेंगे। सिमिलरली अगर ये लिक्विड 2 है, अगर ये लिक्विड 2 है तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो प्योर होगा क्योंकि इसके अंदर भी कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए इसके वेपर प्रेशर को हम किससे डिनोट करेंगे, P02 से। अगर ये दोनों, अगर ये लिक्विड 1 और लिक्विड 2 किसी एक कंटेनर में है तो यहाँ पे क्या रहेगा इनका, अब प्योर नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों लिक्विड मिक्स हो रहे हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सिमिलरली कंपोनेंट सेकंड के लिए भी जो पार्शियल प्रेशर होगा सेकंड कंपोनेंट के लिए वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के लिए के साथ। इसी तरह से हम P2 क्या लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू P02 x2। ये हमारा क्या हो गया, राउल्ट्स लॉ ने ये बताया कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने ये बता दिया कि P01 और P02 क्या है, ये क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट के, ठीक है। अब अगर हम बात करें डाल्टन्स लॉ की, तो डाल्टन्स लॉ ने क्या बताया था कि टोटल वेपर प्रेशर जितना भी होगा कंटेनर के अंदर वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि उनके सम के बराबर होगा, जितने भी कंपोनेंट उस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं उनके सम के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं P टोटल लिखूंगा तो जितने भी पार्शियल प्रेशर होंगे, जैसे कि P01 है एक, सॉरी P1 है और एक P2 है, यानी कि एक लिक्विड 1 का कंपोनेंट 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर है और एक कंपोनेंट 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर है। अगर उन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, P टोटल। ये क्या किसने बताया था, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं हम जनरली। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, P1 का वैल्यू क्या था हमारा, P01 x1, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पे P02 x2। अब हमें ये पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, यानी कि x1 प्लस x2 किसके बराबर आएगा, 1 के। अब मैं यहाँ से एक कंपोनेंट को हटाना चाहता हूँ, लेट्स से x1 को, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस x2। अब ये 1 माइनस x2 में किसकी जगह रख सकता हूँ, x1 की जगह, तो ये इस x1 की जगह मैंने रख दिया 1 माइनस x2। इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, P1 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। यहाँ पे P01 है क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो P01 बन जाएगा, फिर P01 x2 हो जाएगा माइनस के साथ, और ये P02 x2 ये क्या है, प्लस के साथ। तो इनमें से क्या को मना रहा है, x2 को मना रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं, P02 माइनस P01।
अब ये रिलेशन हमें याद रखना है, ठीक है। ये राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला बन गया, हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि इस फॉर्मूले से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम, तो सबसे पहला हमारे पास होगा कि जो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन, जैसे कि ये हमारा सॉल्यूशन था और यहाँ पे क्या था, वेपर प्रेशर था, तो ये जो वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन के ऊपर, ये किससे रिलेट होगा, हम किससे रिलेट कर सकते हैं इसको, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से, यानी कि कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट 2 के किसी एक से ही रिलेट कर सकते हैं हम, दोनों की मोल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जिसका मतलब ये हो गया हमें ईजी पड़ेगा अगर हम इसको किसी एक से ही रिलेट करते हैं, तो भी हम पूरे के पूरे ये कह सकते हैं एस्पेक्ट्स निकाल सकते हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम दूर कर सकते हैं। प्रॉब्लम दूर करने का मतलब हुआ कि हमें सारी जानकारी मिल सकती है। दूसरा जो रिजल्ट होता है वो होता है टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कंपोनेंट सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, लीनियरली का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए जो ये जो स्टेटमेंट है इसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे ग्राफ की हेल्प से। तीसरा देख लेते हैं इससे पहले, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2। अगर हम बात करें वेपर प्रेशर 1 और 2 की, तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ये सीधे सीधा ये मतलब हुआ कि अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर अगर मैं मेज़र करना चाहूँ तो वो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, किससे, इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा वही निकाल रहे हैं हम निष्कर्ष कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। और अगर हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पी टोटल होगा वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, किससे, मोल फ्रैक्शन को चेंज करने से। ये बात काफ़ी ऑब्वियस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरे जो स्टेटमेंट था उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी P1 इज इक्वल टू P01 x1। अगर मैं इसको पार्शियल वेपर प्रेशर को y एक्सिस पे प्लॉट करूं, और ये मेरा क्या रह जाएगा, ये मेरा, और इसको x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन के साथ, पार्शियल वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के साथ अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो मुझे क्या पता मुझे क्या पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर लाइन आएगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी हैविंग सम स्लोप 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं देखिए एक बार तो मैं लेता हूँ किसके साथ, x1 के ऊपर वाला केस मेरा किसका है, x1 का। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन टोटल कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितने, 0 हो जा रहे हैं, मतलब टेंड्स टू 0, यहाँ पे ना के बराबर है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस, तो कैसा देगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन विद पासिंग विद ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है। तो ये जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, P01। तो स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, P01, क्योंकि जो मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर है P1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, P01 x1 के। तो ये इंडिकेट कर रहा है स्लोप किसका, मेरा P01 को, यानी कि ये लीनियरली चल रहा है। अगर इसी तरह मैं P02 का भी अगर मैं ग्राफ करूँगा, जैसे कि मान लीजिए मैं थोड़ा सा रिवर्स लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ही ग्राफ में दोनों शो करना चाहता हूँ। तो ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं दूसरे का, यानी कि P2 इज इक्वल टू P02 x2, तो यहाँ पे भी सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी क्या आएगा, एकदम कांस्टेंट लाइन आएगी, ठीक है। अब P01 और P02 आने के बाद मैं P टोटल भी निकाल सकता हूँ। ये जो थर्ड लाइन है ये किसको इंडिकेट करेगी, मेरा टोटल वेपर प्रेशर, बिकॉज ये किसके बराबर है, P1 और P2 के सम के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। अगर हम कंपोजिशन निकालना चाह रहे हैं वेपर फेज के अंदर, अभी तक हम सॉल्यूशन फेज की बात कर रहे थे, अगर हम वेपर फेज की बात करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ, तो उसको हम निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वेपर फेज में थोड़ा अलग चलेगा, क्योंकि वेपर हमें तो अभी तक क्या लेट किया था कि x1 जो होगा वो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड 1 का, किस फेज में, सॉल्यूशन फेज में। बट अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वेपर फेज की, यानी कि ये जो लिक्विड हम ले रहे थे, अब इसको नेगलेक्ट करके हम इस सिस्टम की बात करेंगे जो ऊपर होगा,
वेपर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेपर फेज में हम मान लेते हैं कि y1 मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 है। यहाँ पे x1 की जगह हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y1 से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और y2 मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलरली उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2, यानी कि कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो डाल्टन्स लॉ का हेल्प लेंगे हम, और यहाँ से हम प्रेशर निकालेंगे वेपर फेज के अंदर। तो जो पार्शियल प्रेशर होगा 1 का, वो किसके बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू टोटल वेपर प्रेशर। उसी तरीके से P2 किसके बराबर आ जाएगा, Y2 इंटू P टोटल, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकंड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। और हम जनरली इसको कैसे लिखते हैं, PI इज इक्वल टू YI इंटू P टोटल। यहाँ पे ध्यान रखिए, मोल फ्रैक्शन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टोटल वेपर प्रेशर के साथ, क्योंकि वेपर फेज में एक कंपोनेंट नहीं है, दोनों के दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों के दोनों कंपोनेंट गैसियस फेज में हमें मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल से समझते हैं इसको। न्यूमेरिकल से हमें ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा किस तरह से हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए सवाल क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन यानी कि CH2Cl2 एट 298 केल्विन और 200 mm मर्करी एंड 415 mm मर्करी रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें क्लोरोफॉर्म का प्योर यानी कि क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्लोरोफॉर्म का हमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 200 mmHg, एंड जो डाई क्लोरोमीथेन है CH2Cl2 उसका भी हमें प्रेशर दिया हुआ है 415 mmHg, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे P टोटल की बात हो रही है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो मतलब P टोटल ही हुआ। तो अब ये किससे बनेगा, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन तो दोनों चीज़ों को मिलाने से बनेगा, और यही बात हो रही है बाय मिक्सिंग टू 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, और तब हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि टोटल वेपर प्रेशर बताना है। जब हम 25.5 ग्राम हम क्लोरोफॉर्म लें और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन लें, ठीक है। और इसी में दूसरा सवाल है कि मोल फ्रैक्शन हमें निकालने हैं हर एक कंपोनेंट के वेपर फेज में, यानी कि अब हम किसकी बात करें, सॉल्यूशन की बात ना करके हुए वेपर फेज की बात करें। तो वेपर फेज में क्या निकालने हमें, मोल फ्रैक्शन। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको आसानी से देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें मैंने क्या डाल दिया है, क्लोरोफॉर्म डाल दिया है 25.5 ग्राम, और जो डाई क्लोरो मीथेन है वो कितना डाल दिया है मैं, 40 ग्राम। अब मुझे पता है ये दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड फेज में होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वोलेटाइल भी होते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म हम किसी को सुंघाते रहें तो उससे बेहोशी की काम आता है जनरली। तो ये क्या होता है हमारा, ये एवेपोरेट होते रहते हैं ये दोनों के दोनों लिक्विड। तो इससे क्या होगा, जब हम सॉल्यूशन में रहेंगे तो ये एक तरह से यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा बिटवीन सॉल्यूशन फेज एंड वेपर फेज। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कंपोनेंट 1 है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म, और कंपोनेंट 2 है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें क्या चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, हमें P टोटल चाहिए। अब हमें पता है P टोटल कैसे निकालते हैं, राउट्स लॉ से P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू X2, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। अब हमारे पास P01 भी वैल्यू दी हुई है, P02 की वैल्यू भी दी हुई है, बट हमारे पास क्या नहीं है, मोल फ्रैक्शन नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, ये हमें आसानी से पता है। अगर हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो मोल फ्रैक्शन आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, यानी कि इसका मतलब क्या, टोटल मोल्स हुआ। तो इससे मेरा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन को निकालने से पहले, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि टोटल वेपर प्रेशर को निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन की, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स की, और वो भी दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स की। तो इसके लिए हमें सवाल में आसानी से दिया हुआ है सब कुछ कि मैं मोल्स कैसे निकाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी मोल निकालना चाह रहा हूँ किसके, क्लोरोफॉर्म के, जिसको मैं N1 से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास।
तो हमें क्लोरोफॉर्म का मास दिया हुआ है 25.5 और मोलर मास निकालना बहुत आसान है। जैसे कि CH3 कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 30.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 क्लोरीन है, ये टोटल आएगा 119.5 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास निकल गया। इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए क्लोरोफॉर्म के 0.213 मोल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मोल्स ऑफ CH2Cl2, जिसको मैं N2 से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमें दिया था 40 ग्राम। अब मोलर मास उसी तरीके से निकालेंगे, जैसे कार्बन का 12, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस में क्लोरीन 2 है तो 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 ग्राम मोल इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? मेरा मोलर मास हो जाएगा। तो अब मैं ग्राम से ग्राम कैंसिल करके इसको सोल्व कर लूँगा। 40/85 मोल हो गया, क्योंकि मोल इनवर्स था, ये ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कितने? 0.47 मोल। ठीक है, अब मैं टोटल मोल्स निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे टोटल मोल्स की जरूरत पड़ेगी डिवाइड करने के लिए। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो जो टोटल मोल्स कितने हो गए मेरे पास? 0.683 मोल। अब मैं मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या होगा मेरा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एन टोटल। तो नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल चुका हूँ, कितने मेरे पास? 0.47। देखिए यहाँ पे निकल के आए थे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने? 0.683। और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0.688। ओके, अब मुझे पता है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 टोटल कितने होते? 1। यहाँ पे अगर 1000 कंपोनेंट भी होते तो उन सब का सम किसके बराबर आता? 1 के बराबर आता। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जितने भी कंपोनेंट हों उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 निकाल लिया है, तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 आसानी से निकाल सकता हूँ। वो कैसे? इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भेज के x1 कितना आ जाएगा? 1 माइनस x2। इस तरीके से मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 भी आ गया है और मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 भी आ गया है। ठीक है, मुझे मोल फ्रैक्शन मिल गए। अब मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही था, पी नोट भी पहले से ही था, और अब मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिए हैं। तो मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। पी टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। यहाँ पे सारी वैल्यू रख देता हूँ। जैसे P01 की वैल्यू रख दी मैंने 200 mmHg प्लस P02 की वैल्यू रखी मैंने 415 माइनस 200 mmHg एंड मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.688। ये जो मोल फ्रैक्शन है किसका है? कंपोनेंट सेकंड का। तो कंपोनेंट सेकंड का ही रखा मैंने 0.688। इसको सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा सॉल्यूशन का 347.9 mmHg, यानी कि नियरली 348 mmHg। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेपर फेज में हमें कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन निकालने थे, तो वो कैसे निकालेंगे? डाल्टन्स लॉ का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि अब हम वेपर फेज के अंदर y1 तो लेट करते हैं किसको? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 को, और y2 लेट करते हैं किसको? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 को। बाकी ये जो P1 और P टोटल है वो सिमिलर वही है। जैसे P1 क्या हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। P टोटल PT क्या हो गया? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे निकालना है y1। तो y1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा P1 को P टोटल के साथ। उसी तरीके से y2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? P2 को डिवाइड करना पड़ेगा P टोटल के साथ। ठीक है, अब मुझे P1 चाहिए, तो P1 किस तरीके से निकाल सकता हूँ मैं? P01 इंटू x1, जो रोल्स लॉ ने बताया था उस तरीके से निकाल सकता हूँ। अब मैं जब सबसे पहले y1 निकालने से पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? P1 की। तो P1 मैं पहले निकाल लेता हूँ। P1 कैसे निकालूंगा? P01 यानी कि 200 mmHg मल्टीप्लाइड बाई x1, और x1 हम निकाल चुके हैं पहले ही 0.312। ये हो गया हमारा x1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 62.4 mmHg। ठीक है, सिमिलरली मैं P2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके, किसको? मोल फ्रैक्शन को और प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को। जो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 285.5 mmHg। अब मेरे पास P1 और P2 की वैल्यू आ गई, तो मैं आसानी के साथ y1 और y2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। y1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? P1 डिवाइडेड बाई P टोटल। y2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? P2 डिवाइडेड बाई P टोटल। इस तरीके से मेरे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी 0.18
Y2 की वैल्यू जाएगी 0.82। अगर आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो भी रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन का सम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए कितना आएगा, एग्जैक्टली 1 ही आएगा। जैसे अगर आप यह चेक कर सकते हैं Y1 प्लस Y2 का अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अब देखिए कुछ कंक्लूजन हम निकालते हैं, हमें क्या पता चल रहा है। जब हम इक्विलिब्रियम पे थे तो वेपर फेज हमेशा किस में ज़्यादा होगा, यानी कि अगर मैं इस तरीके से बात करूं, देखिए ये मेरे पास सॉल्यूशन फेज है, सॉल्यूशन फेज, और ये मेरे पास वेपर फेज है, ठीक है। अब इस वेपर फेज में भी कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा दिखाई देगा, इसकी बात चल रही है हमारी। तो वेपर फेज में अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो वेपर फेज में दो गैस के मोलिक्यूल्स होंगे, एक कंपोनेंट 1 के और एक कंपोनेंट 2 के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कौन से कंपोनेंट का यहाँ पे मोलिक्यूल्स ज़्यादा दिखाई देंगे, यानी कि ज़्यादा होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो ही क्या करेगा, ज़्यादा वेपर्स क्रिएट करेगा, और वही वेपर फेज में ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि वेपर फेज विल बी ऑलवेज रिच इन कंपोनेंट विच इज़ मोर वोलेटाइल। जो जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो उतना ही ज़्यादा वेपर्स क्रिएट करेगा, और हमारा वेपर फेज के अंदर उसी के ज़्यादा मोलिक्यूल्स दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्ट्स लॉ भी एक तरह से स्पेशल केस है किसका, हेनरी लॉ का ही। वो देखिए कैसे। अब सबसे पहले हम राउल्ट्स लॉ पे चलते। तो राउल्ट्स लॉ में हमने देख लिया, उसमें क्या कह रहा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर, यानी कि मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसका रिजल्ट क्या था, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। और हेनरी ने क्या बताया था, हेनरी ने भी यही बताया था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गौर से, ये दोनों सेम ही बात कर रहे हैं। ये भी पार्शियल वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है, और ये भी पार्शियल वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बता रहा है, ठीक है। If we compare the equations of Rolle's law and Henry's law, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction। वही बात है। अब यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं कि अगर ये देखिए सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये देखिए इसके क्या एक तरह से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, और यहाँ पे के एच प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट्स का फर्क आ रहा है। अगर मेरा P01 और के एच बराबर हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ, राउल्ट्स लॉ को हेनरी लॉ कह सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच बिकम इक्वल टू P01। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो राउल्ट्स लॉ किसके स्पेशल केस हो जाएगा, हेनरी लॉ, यानी कि दोनों रो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इस प्रॉब्लम से हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, जैसे कि एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। वो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर। हमें यहाँ क्या दे रहे हैं, प्योर लिक्विड है हमारे पास दो, ए और बी, और उनके वेपर प्रेशर दिए हुए हैं 450 एंड 700 mmHg, ठीक है, एट 350 Kelvin। Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is this much, यानी कि 600 mmHg। हमें क्या पूछा जा रहा है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, हमें सॉल्यूशन फेज की बात चल रही है, और उसमें हमें क्या निकालना है, कंपोजिशन। कंपोजिशन इज नथिंग बट इट इज मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसमें, लिक्विड फेज में या फिर सॉल्यूशन फेज में। और दूसरा सवाल में कह रहे हैं आल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, यानी कि आपसे मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज पूछी जा रही हैं सॉल्यूशन फेज में भी और वेपर फेज में भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उनको मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि हमें प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है ए का 450 mmHg, और प्योर वेपर प्रेशर बी का दिया हुआ है 700 mmHg। टोटल वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है 600 mmHg, ठीक है। अब हम राउल्ट्स लॉ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, हमारा पी टोटल और मोल फ्रैक्शन को क्या करता है, रिलेट करता है,
ठीक है, यहाँ पे भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं, बट हमें पी टोटल की वैल्यू भी दी हुई है और ये सारी वैल्यू दी हुई, तो डायरेक्ट यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस रिलेशन में सिर्फ किसी एक कंपोनेंट के ही मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा एक मोल फ्रैक्शन निकल जाए किसी कंपोनेंट का, फिर हमें पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन है तो दूसरे का तो मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। आपको ये याद ही होगा कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। तो इस रिलेशन में क्या है कि पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ से देख के कि हमने किस तरह से निकाला इसको। अब देखिए हम सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। पी टोटल की वैल्यू रख दी हमने 600 mmHg, पी नोट ए की वैल्यू रख दी हमने 450 mmHg। यहाँ पे देखिए पी नोट बी माइनस पी नोट ए की वैल्यू रख दी हमने, और यहाँ पे एक्स भी एज इट इज़ रहा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 600 में से, और ये सब्ट्रैक्ट होकर 250 mmHg आ जाएगा। अगर ये कितना बचेगा 150। अब 150 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 250 से, तो मेरा क्या बच जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बच जाएंगे। तो यहाँ से देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितने आ गए 0.6। ये इजी था। अब मुझे पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का सम 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मैंने निकाल लिया है यहाँ से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गए मेरे पास कितने 0.4। तो कंपोजिशन, या सीधा सीधा मैं कहूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए सॉल्यूशन फेज में कितने 0.4, और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन फेज वो कितने 0.6। ठीक है, अब हमने अभी सॉल्यूशन फेज में निकाले, अब हम चलते हैं वेपर फेज के अंदर। वेपर फेज में हम क्या कहते हैं कि पी ए यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ये क्या होता है, वेपर फेज में हम बात करते हैं इसकी। तो हमें चाहिए क्या, वाई ए। तो वाई ए किस तरीके से निकालेंगे, पी ए को डिवाइड कर देंगे पी टोटल के साथ। अब हमारे पास पी ए नहीं है, हमारे पास तो पी नोट ए है, तो हम राउट्स लॉ का यूज़ करेंगे। वो क्या कहता है हमारे को, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हमारे पास ये है पी नोट ए, और एक्स ए हमने अभी अभी निकाला है। तो पी ए की जगह हम डायरेक्टली क्या रख सकते हैं, पी नोट ए इंटू एक्स ए। बिल्कुल उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। वाई ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। हम यहाँ पे सारी वैल्यू रख देते हैं, जैसे पी नोट ए की वैल्यू रख दी हमने 450 mmHg, एक्स ए जो हमने निकाला है 0.4 उसकी वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाई पी टोटल, और पी टोटल हमें दिया हुआ था 600 mmHg। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको सोल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन भी आसान है इसका। 450 को मैंने लिखा 45 इंटू 10, 0.4 को लिखा मैंने 4/10, 600 को लिखा मैंने 6 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए ये आसानी से कैंसिल हो गए 10 से 10। ठीक है, अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो यह आ जाएगा 180, नीचे है मेरा 600। अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 3 जा 18, तो मेरे पास वाई ए कितना हो जाएगा 0.3। अब मेरे पास वाई ए आ गया, तो मैं वाई भी आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है चाहे कोई भी फेज हो, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है। वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। अब मेरा वाई ए आ गया तो मेरा वाई बी आ जाएगा 1 माइनस 0.3, तो वाई बी कितना आ जाएगा मेरे पास 0.7 आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से लिख दें हम कंपोजिशन, और यू कैन से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज कितना है 0.3। उसी तरीके से हम लिख देंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B in vapor phase is equal to 0.7। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि